नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक में मैं आप लोगों को एनएमआर पढ़ा रही थी, यूनिट फर्स्ट। आज हम उस एनएमआर का कंटिन्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग स्टडी करेंगे। इन पे शॉर्ट नोट आता है और आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एनएमआर स्टडी करेंगे। एनएमआर का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग। देखो, कुछ कुछ तो आपको शायद इस टॉपिक से आइडिया हो गया कि हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जो है वो किसी प्रोटॉन के एब्जॉर्प्शंस के ऊपर, किसी प्रोटॉन के स्पेक्ट्रा के ऊपर नियर बाय नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे इस प्रोटॉन के कारण इस वाले प्रोटॉन का जो स्पेक्ट्रा है वो उसके सिग्नल्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। मैंने क्या कहा कि किसी प्रोटॉन के पास जो नियर बाय प्रोटॉन्स होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, उनकी स्पिन के कारण इस प्रोटॉन की स्पिन पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे इस प्रोटॉन के क्या हो जाते हैं, सिग्नल्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। ये कहलाती है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अपने नियर बाय प्रोटॉन्स की स्पिन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसको क्या कहेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग। इसकी स्पिन इस प्रोटॉन की जिसकी हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, उस प्रोटॉन की, और उसके पास जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन्स की स्पिन, इसकी स्पिन और इस प्रोटॉन की स्पिन के साथ बीच में क्या होगा, इंटरेक्शंस करेंगी ये। और ये इंटरेक्शंस क्या कहलाता है, स्पिन स्पिन कपलिंग कहलाती है। और इस इंटरेक्शंस के कारण क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहा गया। कि प्रोटॉन का अपने नियर बाय नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की स्पिन के कारण उसका स्पेक्ट्रा में जो स्प्लिटिंग आती है वो कहलाती है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग कहलाती है। अब ये क्यों होती है या यहाँ पे स्प्लिटिंग क्यों होती है वो स्टडी करेंगे। कि ऐसा इस नियर बाय प्रोटॉन के आने के कारण इस प्रोटॉन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण ये इसकी जो पीक्स है वो स्प्लिट हो रही है, वो स्टडी करेंगे। देखो, इस प्रोटॉन के पास कोई नेबरिंग प्रोटॉन है, ये क्या कर रहा है, नेबरिंग प्रोटॉन स्पिन कर रहा है। और स्पिन करेगा तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है या कोई भी न्यूक्लियाई स्पिन करता है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा यहां पे। और इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वो इस प्रोटॉन का जो आप स्पेक्ट्रा ले रहे हो उस पे क्या कर रहे हो, आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो।
ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस अप्लाइड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन भी हो सकता है और इसके अपोज भी हो सकता है। अलाइन या अपोज होगा तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा भी देता है और कम भी कर देता है। यदि इसके अलाइन हुआ तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी, मींस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। तो अब हमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है ये कम लगाना पड़ेगा और हमारा जो ये प्रोटॉन है वो कैसा हो जाएगा, डीसिल्डेड प्रोटॉन्स हो जाएगा और हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा। जब ये प्रोटॉन इसके पास नहीं होता, कौन सा, इसके पास वाला जो नेबरिंग प्रोटॉन है, यदि वो प्रोटॉन नहीं होता तो मान लो इस प्रोटॉन का जो स्पेक्ट्रा है वो हमें स्पेक्ट्रम लाइंस जो है वो हमें यहां मिलती इस वैल्यू पे। अब यहां पे इस नेबरिंग प्रोटॉन के कारण दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन के कारण क्या क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, दो केस क्रिएट होंगे यहां पे, क्या होंगे, पहला केस तो ये हो सकता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड reinforce द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्या कर रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है, रेनफोर्स कर रहा है। रेनफोर्स करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, बढ़ाएगा तो ये प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, प्रोटॉन्स, इन प्रोटॉन्स को, ये प्रोटॉन्स जो है वो डिसिल्डेड हो जाएंगे, या कहें कि इन प्रोटॉन्स का जो रिजोनेंस क्रिएट करवाने के लिए हमें ये जो मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं ये कम स्ट्रेंथ का लगाना पड़ेगा और सिग्नल जो है वो हमें डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा। क्या कहा मैंने, केस फर्स्ट में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जब रीइंफोर्स करे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, किसके द्वारा क्रिएट हुआ है, नेबरिंग प्रोटॉन के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है ये नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो है उनके कारण क्रिएट हुआ है, उनकी स्पिन के कारण क्रिएट हुआ है। तो ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन कैसा हो जाएगा इस केस में, ये प्रोटॉन जो है वो डीसिल्डेड प्रोटॉन्स हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, इस नेबरिंग प्रोटॉन की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, डीसिल्डेड प्रोटॉन्स हो जाएगा। और डीसिल्डेड प्रोटॉन्स होगा तो हमें सिग्नल्स जो है वो डाउन फील्ड की तरफ मिलेंगे, सिग्नल्स हमें डाउन फील्ड की तरफ मिलेंगे, डेल वैल्यू जो है वो कम होगी इनकी, और सिग्नल्स कुछ जो है वो हो सकता है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से इस डायरेक्शन में मूव हो जाए, सिग्नल्स कुछ हमें इस तरीके से मिले, ठीक है, बहुत कम, बहुत ज्यादा शिफ्टेड नहीं होंगे। अब केस सेकंड क्या हो सकता है कि ये जो नेबरिंग प्रोटॉन था इसके कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज हो, मींस क्या कर रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो क्या होगा, आपको उस प्रोटॉन का जिसका हमें स्पेक्ट्रा लेना है उसका रिजोनेंस बनवाने के लिए आपको इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, मींस ये प्रोटॉन उस नेबरिंग प्रोटॉन के कारण क्या हो गया, सील्ड कर दिया गया, किसके द्वारा,
उस प्रोटॉन के द्वारा, नेबरिंग प्रोटॉन के द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में हो रहा है। तो अब इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमें रिजोनेंस लाने के लिए इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें जो सिग्नल है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ये सिग्नल जो है वो अप फील्ड की तरफ मिलेंगे, डेल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब फील्ड की तरफ मिलेंगे मींस डेल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और सिग्नल कुछ इस तरीके से मिलेंगे। तो ये सिग्नल जो है, ये एक सिग्नल आता, ये सिग्नल अब क्या हुए, टूट गया, दो पार्ट में टूट गया। किसके कारण टूटा, इस प्रोटॉन के पास जो दूसरा प्रोटॉन था उसकी स्पिन के कारण टूटा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहा गया, स्पिन स्पिन कपलिंग कहा गया। और ये जो वैल्यू है सिग्नल स्प्लिटिंग, ये हमें ये बताती है कि उसके पास कितने टाइप के नेबरिंग प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, उसके पास कितने नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ये डिफाइन करती है। क्लियर यहां तक। स्पिन स्पिन कपलिंग हमने अच्छे से पढ़ ली। अब देखो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये कितने में टूटेगा। कोई 2 में टूटता है, कोई 3 में टूटता है, इनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। देखो हम बात कर रहे हैं एक CH3CH2OH के, ठीक है। यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, कितने टाइप के हैं, 1 2 और 3, 3 टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। हमें यह पता है कि A वाला जो प्रोटॉन है इसके पास कोई भी नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, मीन्स इसका जो सिग्नल मिलेगा वो हमें सिंगल मिलेगा। इस B वाले के पास क्या है, 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है, स्प्लिटिंग जो होती है वो होती है n+1। n क्या है, नंबर ऑफ अनइक्वल प्रोटॉन। कितने हैं, 3। तो यहां पे 3+1 क्या हुआ, 4। मीन्स ये B वाला प्रोटॉन, HB से डिनोट करूं, ये B वाले जो प्रोटॉन है इनका जो सिग्नल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में। क्वाड्रेट मिलेगा हमें, एक क्या मिलेगा, क्वाड्रेट। चार सिग्नल मिलेगा, वो एक सिग्नल जो है वो 4 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब इसकी बात करें, इसके पास नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 2। नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन है। तो ये वाला जो प्रोटॉन जिसको मैं HC से डिनोट करूंगी, कितने पार्ट में टूटेगा, 2 + 1 कितने में, 3 में। क्या मिलेगा, इस यहाँ पे हमें ट्रिपलेट मिलेगा, यहाँ पे हमें ट्रिपलेट मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो मिला, कैसे मिला, ये ट्रिपलेट में क्यों टूटा, कैसी पॉसिबिलिटी है, मैं एक बार इस ट्रिपलेट से बात समझाती हूं आप लोगों को। देखो हम बात कर रहे हैं HC के। इस HC के पास कितने प्रोटॉन, नेबरिंग प्रोटॉन है, 2 नेबरिंग प्रोटॉन है, HB और HB। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस HB एक प्रोटॉन के द्वारा जो सिग्नल, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये दिखा रही हूं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, अपोज हो सकता है। मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी बनी, एक पॉसिबिलिटी।
ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये वाला इसके अपोज में हो और ये वाला इसके अलाइन में हो। मीन्स ये पॉसिबिलिटी कौन सी है? सेकंड। और इनके द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, भाई जितना इस प्रोटॉन के द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उतना ही इस प्रोटॉन के द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो इन दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहे हैं वो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। मीन्स अब हमें इसके कारण इसके ऊपर इसका जो प्रोटॉन है उसका जो सिग्नल आता वो ये नहीं था तब भी उतने पे ही आता और ये है तभी भी उतने पे ही आ रहा है। मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यूज के पास में ही आएगा, यहाँ पे नेबरिंग प्रोटॉन इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। और ऐसी कितने केस हुए हमारे पास? दो पॉसिबिलिटी हो गई, दो प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर? मीन्स ये जो है ये दो पॉसिबिलिटी है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि HA और HB। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? HA और HB ये दोनों के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो अलाइन ही हो। किसके? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। भाई दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो एक सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। सेम डायरेक्शंस में मीन्स ये जो है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही अलाइन हो, या ये हो सकता है कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में हो। तो आपके पास ये दो पॉसिबिलिटीज में तो सिग्नल वही आया जहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी। मीन्स ये सिग्नल तो हमारे पास वही आया जहां पे ये प्रोटॉन नहीं होते तब आता। क्लियर? इसके कारण अलाइन रीइंफोर्स हुआ, मीन्स प्रोटॉन कैसा हो गया? डिसिल्डेड हो गया। इसके कारण हमें सिग्नल मिला डाउनफील्ड में। और ये क्या हुआ? अपोज किया, मीन्स प्रोटॉन को सिल्डेड किया और इसके कारण हमें जो वो मिला अपफील्ड में। मीन्स सिग्नल कितने पार्ट में टूट गया? 3 पार्ट में टूट गया। एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज केस 4 बने जिसमें 2 केस सिमिलर हैं। इन दोनों केसेस के कारण इस प्रोटॉन के सिग्नल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जहां पे हमें इस प्रोटॉन के विदाउट जो सिग्नल मिल रहा था वहीं पे मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पे एक सिग्नल तो ये आ गया इन दोनों पॉसिबिलिटीज से, एक सिग्नल हमें डाउनफील्ड की तरफ मूव कर दिया और एक सिग्नल हमारा अपफील्ड की तरफ हो गया। और ये कितने सिग्नल्स में टूट गया? ये जो है वो 3 सिग्नल्स में टूटा। किस फॉर्म में टूटा? ये ट्रिपलेट फॉर्म में टूट गया। यही था, हमने ट्रिपलेट फॉर्म बताई थी कि इस HC वाले में कितने सिग्नल मिलेंगे, सिग्नल जो है वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा हमें? ट्रिपलेट फॉर्म में। अब आती है इनकी इंटेंसिटी की बात कि भाई रिलेटिव इंटेंसिटी कैसी होगी। ये जो सिग्नल टूट तो गया, अब कैसे टूटेगा? सबका इक्वल ही टूटेगा या अलग अलग टूटेगा? किसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? तो देखो जितनी पॉसिबिलिटी होंगी रिलेटिव पॉसिबिलिटी उतनी इंटेंसिटी होगी। देखो इनकी एक एक पॉसिबिलिटी थी और इसकी 2 थी, इनका रेशो निकाले हम 1:2:1। यही मिला कि भाई जो डाउनफील्ड में सिग्नल मिल रहा है उसकी पॉसिबिलिटी हमें क्या है? 1 है। अपफील्ड की तरफ जो सिग्नल मिल रहा है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 है। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज के पास में मिल रहा है उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है? 2 है। तो इंटेंसिटी रेशो क्या आ जाएगा इनका, इन सिग्नल्स का जो स्प्लिट हो रहे हैं वो क्या आएगा? 1:2:1 में। मीन्स ये जो स्प्लिट होगा ये इस तरीके से स्प्लिट होगा, एक यहां तक गया मान लो, फिर ये ज्यादा चला जाएगा और फिर ये कम बन जाएगा। इन दोनों के ये जो हायर पीक है इससे ये जो हायर पीक है ये
डबल आ जाएगी, इन दोनों से डबल होगी इसकी लेंथ, और ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक ट्रिपलेट मिलेगा। ये था हमारे स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन कांस्टेंट, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। अब हम बात कर रहे हैं स्पिन स्पिन कांस्टेंट की, जिसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। इस कपलिंग कांस्टेंट को हम J से डिनोट करेंगे। ये जो कपलिंग कांस्टेंट है, ये स्पिन स्प्लिट हुई है, इन दोनों स्प्लिट के बीच का डिफरेंस होता है। दो जो पीक्स स्प्लिट हो रही हैं, उन पीक्स के हम मिडिल डिस्टेंस लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस होगी। जब भी कोई स्पिन स्प्लिट होती है, जितनी मल्टीपल फॉर्म में स्प्लिट हो रही है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पीक्स के बीच डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसलिए इसको क्या कहा गया, कपलिंग कांस्टेंट कहा गया। मींस कपलिंग पीक्स के बीच देखा गया। कपलिंग पीक्स का मतलब जो पीक स्प्लिट हो रही थी, अभी हमने देखा था ना ट्रिपलेट में एक पीक स्प्लिट हुई, अब ट्रिपलेट में पीक स्प्लिट होगी तो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये दो पीक्स के मिडिल वाला ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये क्या कहलाएगी, कपलिंग कांस्टेंट। ये इस पीक और इस पीक के बीच भी उतनी ही डिस्टेंस है, और इस पीक और इस पीक के बीच भी उतनी ही डिस्टेंस है। मैंने यही कहा था कि मल्टीपल पीक्स की स्प्लिटिंग के बीच जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर यहां तक। ये जो है, ये कपलिंग इंटरेक्शंस जो हो रहे हैं, उन न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। और ये J की जो वैल्यू है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू J, ये होगा कपलिंग कांस्टेंट। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टू इंटरेक्ट स्पिन सिग्नल या मल्टीपल सिग्नल, इंटरेक्ट स्पिन सिग्नल। J की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट ही होगी, इसलिए ये क्या कहलाएगी, कपलिंग कांस्टेंट कहलाएगी। यहां तक क्लियर। ये जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ये आपके हर्ट्ज में आती है या साइकिल पर सेकंड लेते हैं। J की वैल्यू को हम, J की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज में होती है। ये इसकी वैल्यू 1 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। J की जो वैल्यू होती है वो 1 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, और इसकी दूसरी यूनिट हम इसको साइकिल पर सेकंड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं वो हर्ट्ज में ही कैलकुलेट करते हैं। तीसरी बात, इस J की वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैग्नेटिक जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स इसके ऊपर इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इस J की वैल्यू का यूज हम उन सिग्नल्स में किया जाता है, जैसे दो सिंगलेट और एक डबलेट के बीच में। क्योंकि यदि मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर देती हूं, तो ये यदि डबलेट हुआ तो उसमें J की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन यदि दो सिंगलेट मिले मुझे, तो वहां पे J की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स J की वैल्यू का यूज मैं
किस बात, कौन से सिग्नल्स में डिफरेंस करने के लिए? सिंगलेट, दो सिंगलेट और एक डबलेट के बीच में, दो डबलेट और एक क्वाड्रेट के बीच में, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। क्लियर यहां तक? जे की वैल्यू जो है वो सिग्नल डिस्टेंस, सिग्नल जे वैल्यू यूज टू डिस्टिंग्विश, किसके लिए? टू सिंगलेट एंड वन डबलेट, या टू डबलेट वन क्वाड्रेंट के बीच में डिफरेंस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नंबर ऑफ स्प्लिटिंग जो है वो हमें कितनी मिलेगी? अभी मैंने बता दिया था, स्प्लिटिंग जो है वो होती है n+1। अब ये तो उस केस में था जहां पे एक ही टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। कोई ऐसा भी आ जाता है जहां पे दो अलग अलग टाइप के, जैसे हम बात करें कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो अलग अलग टाइप के वो प्रेजेंट है प्रोटॉन, तो यहां पे जो सिग्नल स्प्लिटिंग है, जैसे हम बात करें CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, अब इस प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे देखो, एक टाइप का प्रोटॉन और ये दूसरे टाइप का प्रोटॉन, दो टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन इसके पास में जुड़े हुए हैं। तो ये कितने में टूटेगा? मैं इसकी बात कर रही हूं जिसपे मैंने गोला लगाया। ये कितने में स्प्लिट होगा? इसको मैं दिखा देती हूँ B से। B वाला जो प्रोटॉन है इसके कितने सिग्नल्स मिलेंगे, सिग्नल्स जो है वो कितने में स्प्लिट होंगे, ये हम कैसे निकालेंगे? Na+1 इंटू Nb+1, इस फॉर्मूले से। Na क्या है? एक टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नंबर, और Nb क्या है? दूसरे टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नंबर। अब देखो Na कितना है यहाँ पे? मान लो 2, 2+1, और Nb क्या है यहाँ पे? 2, 2+1 मीन्स ये क्या हुआ? 3 इंटू में 3, कितने में टूटेगा? ये 9 में टूटेगा। इसके जो सिग्नल्स हैं वो कितने में टूटेंगे? 9 में टूटेंगे। और एक और बात ध्यान रखनी है कि सेम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो है उनका सिग्नल कभी भी नहीं टूटेगा। मीन्स बात करें हम CH3 की, ये 6 के 6 जो प्रोटॉन्स है ये इक्वल इन्वायरमेंट में है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट प्रोटॉन मैंने आप लोगों को बता दिए थे। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कारण कभी भी सिग्नल जो है वो स्प्लिट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका, ये जो प्रोटॉन है इसका सिग्नल स्प्लिट हो जाए, या ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन का इस प्रोटॉन के कारण स्प्लिट हो जाए, नहीं। यहाँ पे 6 के 6 प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल मिलेगा और वो मिलेगा हमें सिंगलेट। तो याद रखना, इक्विवेलेंट प्रोटॉन जब भी होंगे सिग्नल जो है वो स्प्लिट नहीं होगा उन इक्विवेलेंट प्रोटॉन से। ये हमने पढ़ लिया स्पिन स्पिन, कपलिंग और स्पिन स्पिन कांस्टेंट। आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग की जो रिलेटिव इंटेंसिटी होती है स्प्लिटिंग की, वो हमें पास्कल ट्रायंगल से याद रखना है कि किसकी कितनी, जैसे मैंने अभी बताया था ना, वो पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी से निकाला जाता है और उसको सिंपल याद रखना है पास्कल ट्रायंगल से।